दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है फार्म टूर पे। तो यहीं पे घर के पास में ही एक फार्म है, तो मैं और आकाश वहां जाएंगे और देखेंगे क्या क्या सेटअप्स हैं वहां पे। और तो जल्दी से मैं रेडी होती हूँ और चलते हैं। तो मैं भी यहाँ फार्म पहुँच गई हूँ। तो और मेरे साथ हैं अनिल शर्मा जी, और इनका ही फार्म है ये पूरा। तो फार्म हम विजिट करेंगे, सब कुछ दिखाऊंगे मैं आप लोगों को। उससे पहले मैं थोड़ा सर के बारे में आपको बता देती हूँ। मैं वैसे हिमाचल का रहने वाला हूँ और यही मेरा जन्म हुआ है। मैंने अपनी सारी एजुकेशन जो है वो कहते हैं हिमाचल से बाहर ली। दिल्ली में उस समय ज़माने में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हिमाचल में। और उसके बाद अपनी 46 साल की सर्विस भी मैंने इस देश के अलग अलग कोनों में की, इंडिया से बाहर भी की। बेसिकली मैं यहाँ क्यों आया ये ज़्यादा मतलब वो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं कभी हिमाचल आया करता था तो हमेशा ये लगता था कि कोई ना कोई तो खिंचाव है, और बार बार मतलब ये हिमाचल मुझे यहाँ बुला रहा है। और एक दिन यहाँ से निकल रहा था किसी काम से और ये फार्म थोड़ा पसंद आया। ये तब उस ज़माने में गांव में के लोग ही इसकी देखभाल करते थे, तो उनका मन था इसको बेचने का। तो मैंने कहा चलो एक बार कोशिश करते हैं, और हमने इसको ले लिया। सबसे पहले जब मैंने इसको देखा तो एक बिल्कुल वीरान सा था, क्योंकि 2006 में जब लिया तब यहाँ पे लोग सिर्फ खेती किया करते थे। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसको कुछ ऐसी तरह से डेवलप किया जाए जिससे कि मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है वो यहीं पे गुजार सकूं। तो इस फार्म में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या आपने चीजें हैं मतलब? हाँ, शुरू में तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ ट्राई की। मैं शुरू से ही इस बात से कन्विंस था कि हमारे सभी लोगों को आने वाले समय में ऑर्गेनिक वेजिटेबल पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। और अगर हम मतलब एक नेचुरल एनवायरनमेंट आए तो ये ज़रूरी है कि हम नेचुरल ही अपनी चीज़ें ग्रो करें और उसका आनंद लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। दूसरा ये था कि क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊँ ताकि जो मेरे से इनहेरिट करें वो भी उसी एनवायरनमेंट में रह पाएँ जिस एनवायरनमेंट को मैंने एंजॉय किया है। लेकिन अभी रिसेंटली, आज से कोई 3 साल पहले जब मैं यहाँ पे आ गया परमानेंट, तो हमने कुछ गाय रखी और हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 2 गाय से। आज हमारे पास में 12-13 गाय हैं और हमारा प्लान है कि हम इसको 25 तक ले जाएंगे। अच्छा। हमारी कोशिश डेयरी फार्म के थ्रू ये है कि हम लोगों तक एक जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेके जाएं। फार्म विजिट कर लेते हैं सर, एक बार आप दिखा दीजिए सबको कि क्या क्या है इधर। चलो चलते हैं। तो फर्स्ट इधर गौशाला में आए हम। ये हमारी गाय है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी मारती है। हाँ, अच्छा। थोड़ा मारती है। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में ये बड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और ये आपसे आशा भी कर रही होगी कि आप इसको कुछ खिलाएं। तो ये हमारी गाय है। ये इन टोटल क्या कहते हैं 12 हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमने 2 से स्टार्ट किया था और अब हम 25 तक ले जाने की सोच रहे हैं। लेकिन हम ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मतलब जो भी 2 के बाद जो भी आप बाकी देख रहे हैं सब इन्हीं के बच्चे हैं। हमारे पास ज़्यादातर साहिवाल है, और क्योंकि हम लोग A2 घी बनाते हैं तो हमारा जितना भी दूध यहाँ से निकलता है वो A2 मिल्क ही है, और A2 घी के लिए ही इनको रखा गया है। ये पूरी टोटल 12 गाय हैं, तो इसमें कितना लीटर आप डेली का, जैसे सुबह शाम दोनों टाइम आप वो करते हो? हाँ, पहली बात तो इन प्रिंसिपल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन प्रिंसिपल हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी है नेचुरल, हम किसी तरह का कोई स्टिमुलस नहीं देते जिससे कि ये गाय अपने से ज़्यादा कैपेसिटी का प्रोड्यूस करे। पहले जो भी गाय का दूध निकलता है वो पहले इनके बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं आज इस माध्यम के थ्रू आप लोगों को सबको कन्वे करना चाहता हूँ कि हम कई बार ये गिल्ट रखते हैं कि गाय का दूध हम उसके बच्चे से छीन रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक मात्रा के बाद अगर उसके दूध दिया जाए, ओवर फीडिंग हो जाती है तो बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। हमारे पास में 1-2 इस तरह की कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, इसीलिए हम भी उसको थोड़ा लिमिट करते हैं ताकि वो लिमिटेड, क्योंकि उसको बाकी खाना भी दिया जाता है। और रफली आज के दिन में मतलब हर गाय 7 से लेकर 10 लीटर तक देती है, तो
इस टाइम पे 7 गाय ऐसी हैं जो मिल्किंग में हैं, तो रफली हमारे पास में मतलब एक दिन का 70 लीटर के करीब होता है। तो उसमें आप पनीर और घी आप सब हाँ, वो करते हैं। हमसे मतलब गांव में ही लोग आके ले जाते हैं, जिन लोगों को हम पर विश्वास है, जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा बिल्कुल 100% प्योर है, तो वो हमसे लेके जाते हैं। तो रफली हमारा आधा जो 30-35 लीटर है वो लोग ले जाते हैं, और जो 30-35 लीटर है उसका हम मतलब डिमांड के को देखते हुए या पनीर या घी। घी निकल। ठीक है, तो सर नेक्स्ट आप हमें क्या दिखाएंगे? अब मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जिसको हम मतलब हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से अपने पास में रखा है। हम यहीं पे गाय के गोबर से ही अपना वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट खाद। खाद जो होती है वो बनाते हैं, जैविक खाद जिसे ठीक कहते है, हैं। चलिए। और मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ पे ये बनती है। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट हम यहाँ पे हमने अलग अलग अपने मतलब शेड्स बनाए हुए हैं जिसके नीचे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। गाय का जो गोबर है उसको यहाँ पे डाला जाता है पहले, और उसके बाद इसके अंदर वॉर्म्स डाले जाते हैं। वॉर्म्स उस गोबर को खाते हैं, और उसके बाद जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो जिसको हम खाद कहते हैं। अब ये एक बड़ा ही नेचुरल फॉर्मेशन है, मतलब प्रकृति का दिया हुआ है कि उसने गोबर खाना है। हर कीड़ा गोबर खाता नहीं है, अगर गोबर खाता भी है तो उसको एक खाद के रूप में उसका प्रोडक्ट नहीं होता। तो जितने भी लोग मतलब जैविक खेती करते हैं वो सब के सब वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ठीक है, तो एक बेड तैयार करने को आपको कितना टाइम लगता है? हमको एक बेड तैयार करने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। ये सारा का सारा अभी फ्रेश गोबर डाला गया है। इसी के नीचे वाले बेड में मतलब वर्म्स हैं, और ये वर्म्स एक स्पेशलाइज्ड वर्म्स हैं। ये आम जो आप जमीन के ऊपर वर्म्स देखते हैं वो नहीं है। तो सर जो ये वर्मी कंपोस्ट है, इसमें और नॉर्मल जो खाद रहता है गाय का सीधे यूज करते हैं, जैसे पहले तो ये यूज होता था, तो उसमें क्या डिफरेंस है? हमारे देश में मतलब पहले हर मतलब फार्मर वो यही यूज करता था गोबर का डायरेक्ट वो, लेकिन उसके साथ में एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मतलब जो गाय ने वीड्स खाए हों और उसके वीड्स के बीज उसके साथ में उसने पेट में रहे हों, तो उसके गोबर में भी वो वीड्स के बीज आ जाते हैं। जब हम इसको यूज करते हैं फार्म पे, उसके टाइम में अगर हमने नॉर्मल मेन्योर यूज किया है जो गोबर है, तो उसमें वीड फॉर्मेशन हो जाती है। और मतलब फार्मर के लिए वीड फॉर्मेशन जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको वीड्स पे सारे के सारे उखाड़ने पड़ते हैं, उसके लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मतलब कई बार दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती है, जो ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि इसको वर्म ने खाया हुआ है, तो उसकी वीड्स के बीज भी वो पचा जाता है, और कहते हैं एंड रिजल्ट जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें वो बीज नहीं होते। तो इसकी पैकिंग वगैरह आप कहाँ पे करते हैं? मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनल वर्मी कंपोस्ट को वहां से निकालते हैं, उसके बाद लाके इसमें इस मशीन के अंदर उसको छानते हैं। जितना भी उसके अंदर अनडिजायर्ड मटेरियल है वो अलग रह जाता है, और नीचे जो रहती है वो खाद रहती है। ये जो हमारी मशीन है, इसके अंदर 2 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, मतलब सभी जितने भी हमारे पैक्स हैं तो इसके अंदर पैक होते हैं ऑटोमेटिकली। ये सारा जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में कैसे आएगा? हाँ, हमारे पास में क्या कहते हैं 3 तरह के कस्टमर्स हैं। एक तो ऐसे कस्टमर्स हैं जो डायरेक्ट हमारे पास में आके लेके जाते हैं। नॉर्मली वो 50 kg वाला बैग लेके जाते हैं, जो अपनी बल्क सोइंग करते हैं। तो डायरेक्ट वो यहीं से आके वो अपना लोड करके ले जाते हैं। उनको अब मतलब जैसे उनको पास में इन्फॉर्मेशन है, उनको पता लग गया है, क्योंकि अब 2 साल तो हो ही चुके हैं, तो अभी उनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो है कि कहाँ पे मिलता है। दूसरा ये है कि हमारा सेकंड जो कस्टमर है वो है नर्सरी वाले। जितने भी नर्सरीज हैं वर्मी कंपोस्ट को यूज करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, बल्क भी वो लेते हैं, 2 kg और 5 kg और 10 kg वाले पैक भी वो लेते हैं, ताकि कस्टमर को दे सकें। हमारे पास में एक थर्ड क्या कहते हैं तरह का कस्टमर भी है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हमसे आके ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल होटल्स हैं, वो उनको अपने पार्क वाला में या जहाँ पे भी यूज करना है, प्लांट्स वाला के लिए यूज करना है, वो भी बल्क में लेते हैं, वो भी 50 kg वाला ही ज़्यादातर लेते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे पास में कस्टमर रहते हैं। और नेक्स्ट अब
नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कोकोपीट का। ठीक है सर, चलो। तो सर सबसे पहले आप बताएं कि कोकोपीट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला उससे पहला क्वेश्चन ये है कि कोकोपीट का हमारे दिमाग में आया कैसे। हाँ। मैं ना क्या कहते हैं कई जगह पे हिमाचल में यहीं पे कई जगह देखता था कि कोकोनट्स हैं जो लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जो फर्दर मैनेजमेंट है कि उसका क्या करना है, उसका डिस्पोजल क्या होगा, वो मतलब बड़ा अजीब सा लगता था। कभी कहीं पड़े हुए हैं, कभी कहीं पड़े हुए हैं। तो मैंने आके थोड़ा सा अध्ययन किया, थोड़ा मेरा पुराना नॉलेज भी था, तो मैंने ये कहा कि मैं क्यों ना इसको एक तरह से एक सोल्यूशन दूँ। और मैं उसको जब मैं इंटरनेट और मैं लोगों से मिला, सबसे मुझे पता चला कि इसका मतलब बहुत अच्छा बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं। और सबसे पहला बाई प्रोडक्ट जो इसका बन सकता है वो होता है कोकोपीट। और मैंने फिर मार्केट सर्वे किया, मैंने कहा मार्केट में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। और इंसिडेंटली क्या हुआ कि इसके कस्टमर्स जो नर्सरी वाले हैं वही कहते हैं, कोकोपीट के कस्टमर्स भी थे, उन्होंने कहा कि उनकी काफ़ी डिमांड है और उनको बहुत दूर दूर से लेके आना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको अभी वेरी रिसेंटली मतलब 6 महीने पहले ही ट्राई किया है। हालांकि इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, मैं अपने दर्शकों को भी बहुत बता दूं कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा मतलब टफ़ है इन द सेंस कि कलेक्शन तो मतलब कोकोनट की कलेक्शन तो टफ़ है ही है, उससे ज़्यादा कहीं टफ़ है इसकी यहाँ पे हिमाचल में प्रोसेसिंग करना, क्योंकि हिमाचल का वेदर थोड़ा ठंडा रहता है। और इनको जब हम क्रश करके इनको हम जब कोकोपीट तैयार करते हैं तो उसका ड्राइंग पीरियड जो है वो बहुत लंबा है। अच्छा। और हिमाचल में ड्राइंग करना बहुत मुश्किल है, अनलेस आप एक फर्दर मशीन लगाओ जिससे आप ड्राई कर। अगर आप फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लगता है कि बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका मकसद इसको कमर्शियल ना देखने के बजाय इस तरह से देखा जाए कि मैं एक वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा मतलब मुनासिब होगा। तो ये आप जो भी देख रहे हैं ये वहाँ पे क्रश किया गया है, उसमें फाइबर अलग हो गया, कोकोपीट अलग हो गया, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे ड्राइंग करके और उसके बाद में जिस तरह से कस्टमर्स की डिमांड होगी उस तरह से इसकी भी सीविंग करते हैं, इसको साफ़ करेंगे, इसको अच्छी तरह से छानेंगे, उसके बाद इसको पैक करेंगे, उसके बाद कंज्यूमर तक लेके जाएंगे। ब्रिक्स को मतलब कन्वर्ट करने का कारण ये रहता है कि इसको अगर हमने कंपैक्ट कर लिया तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। ठीक है, फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास में दोनों पाउडर फॉर्म भी हम सेल कर देते हैं और ब्रिक फॉर्म भी सेल कर देते हैं। इसका एक चैलेंज है, इसीलिए मैं दर्शकों को थोड़ा सा इसके लिए वो करना चाहता हूँ कि कहते हैं थोड़ा सतर्क रहें कि क्योंकि हमारी टेम्परेचर कंडीशंस थोड़ी सी ऐसी हैं जिसमें सूखना मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कि हमेशा के लिए एक चैलेंज बना रहता है। हाँ, तो सर कोकोपीट भी हो गया और अब नेक्स्ट क्या है? आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अंदर वो बहुत अच्छी खुशबू है, इसको तोड़ के देखो, तोड़ के सुनो। तो सर आपको इसका आइडिया कैसे आया? ये इसको तो मैं डिवाइन पावर ही कहूँगा। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, मैं उनके यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे गया हुआ था, तो जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहता हूँ और आप उसको अपने फार्म पे जाके लगाइए और देखिए आपको उसके साथ में काफ़ी तरक्की मिलेगी। और मैं एक प्लांट लेके आया था, आज मेरे पास में 8000 प्लांट है। हमने एक प्लांट से 8000 प्लांट डेवलप किए और मुझे तब ये भी नहीं मालूम था कि रोज़मेरी किस काम आती है। बाद में पता चला कि रोज़मेरी के इतने ज़्यादा लाभ हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़मेरी कई फॉर्मेट्स में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहला तो इसको लोग क्या कहते हैं फ्रेश फॉर्मेट में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, वेजिटेबल्स में या पास्ता प्रिपरेशंस में या मैक्सिकन फूड में इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कि इसके अंदर से बहुत अच्छा ऑयल निकल जाता है जिसको रोज़मेरी ऑयल कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो आज के दिन में काफ़ी माना हुआ एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही साथ ये स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। हम करंटली इसको सिर्फ फ्रेश ही मतलब मार्केट में ट्रेड करते हैं, बेच देते हैं, लेकिन हमारी आने वाली प्लान्स में ये है कि हम इसको कन्वर्ट करके इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके इसको ऑयल के रूप में लोगों को मार्केट करेंगे। तो सर इसकी डिमांड ज़्यादा कहाँ है, मतलब हिमाचल में ही ये जाता है कि बाहर दूसरे स्टेट्स में जाएगा? क्योंकि हिमाचल में तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है इसको यूज़ करते हुए। मतलब 100% मैं कहूँगा कि ये इसकी डिमांड बाहर ही है।
और ज़्यादातर लोग हमसे क्या कहते हैं, क्योंकि फ्रेश में लेते हैं तो दिल्ली और बॉम्बे में ही इसके कंज्यूमर्स हैं। और जहाँ तक ऑयल का सवाल है, पूरे इंडिया में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम ऑयल में डील नहीं करते। तो फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि हमारी डिमांड तो सारी दिल्ली और बॉम्बे से ही कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से ये कैसे मतलब बाहर कैसे जाएगा उधर, आप ट्रांसपोर्ट कैसे? हाँ, हम इनको नॉर्मली ये यहाँ से नॉर्मल जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनमें बुक कर देते हैं। उसके बाद में जो इसका जो भी बायर है वो दिल्ली में अपने आप पिक कर लेता है। तो सर इसके बाद क्या है यहाँ पे? चलिए एक चीज़ बाकी है, उसी को आपको दिखाते हैं। तो आपने बहुत कुछ खोल रखा है इतने, तो काफ़ी बड़ी है प्रॉपर्टी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फार्म स्टे है। तो यहाँ पे कितने आपके रूम्स कितने हैं इधर? हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 4 स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। और स्टूडियो अपार्टमेंट का मतलब है कि उसके अंदर रह भी सकते हैं, किचन फैसिलिटी भी है और अटैच टॉयलेट भी है। ये 4 सेपरेट हैं, तो कोई भी मतलब 4 कपल्स आके रह सकते हैं, फैमिलीज रह सकती है, इंडिविजुअल्स रह सकते हैं। हमारे पास में ज़्यादातर लोग वो आते हैं जो लोग यहाँ पे आके वर्क फ्रॉम होम मतलब करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक उनको एक बहुत अच्छा वातावरण मिल जाता है, और क्योंकि ये पीसफुल है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और हमारे पास में वाईफाई कनेक्शन और सब कुछ है। तो जितने भी यंग अपने स्टूडेंट्स हैं या वो सब यहाँ पे आके अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं। एक तो वो है, दूसरा है हम लोग ना वी आर सेंट्रल टू सम अदर की टेम्पल्स हो गई है। यहाँ पे ज्वाला जी है, यहाँ पे चामुंडा जी हैं, इसी तरह बैजनाथ भी हैं, कांगड़ा भी हैं। तो इन सब के लिए हम एक बड़ी सेंट्रल सी लोकेशन है, तो कोई भी सब अपना बड़ा इजीली इक्विडिस्टेंट है, मतलब सारा इक्विडिस्टेंट है, तो वो भी एक फ़ायदा। तो हमारे पास में मतलब अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट के बाद आना चाहते हैं, 1 महीना ऑफ ले लिया दिल्ली से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से अलग होके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके एक 1-1.5 महीना रहते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो साल भर के लिए रहते हैं। बेसिकली जो लोग भी दिल्ली की पॉल्यूशन या शहरों की पॉल्यूशन, शहरों की नॉइज़ उससे परेशान रहते हैं, उनके लिए एक बिल्कुल बहुत बढ़िया रिट्रीट है। मतलब एक तरह से उनकी मतलब रीवाइटलाइज करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा साधन है कि आइए आराम से यहाँ रहिए, धूप से सीखिए, नेचर के बीच में रहिए, फार्म में रहिए, और हमारे साथ हेल्प कीजिए, हमारे साथ में घूमिए, हमारे साथ में इन्वॉल्व कीजिए। सवेरे उठ के मतलब कहते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स को देखिए। तो यहाँ पे आपने लोकल वर्कर्स रखे, आपने एम्प्लॉयमेंट दी होगी? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। ये आपके लिए आपको सूट ही वो लोग करते हैं जो आपके आसपास हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहे हैं, बल्कि इनके घरों में खुशियाँ लेके आ रहे हैं। और अगर ये सेटिस्फाइड हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं, और हमारा एक ही मकसद रहता है, और वो मकसद ये है कि खुश होके आओ और खुश होके जाओ। मेरा ये एक मानना है कि अगर मैं खुश हूँ तो मेरे सभी लोग, मेरे आसपास के लोग सभी खुश होने चाहिए। और मेरे इन चीज़ों में एक जो नाम मैं अभी तक नहीं ले पाया, जिनका जिक्र नहीं हो पाया, वो है मेरे छोटे भाई। मेरे छोटे भाई एक्स डिफेंस ऑफिसर है, वो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं। वो मेरा पूरा साथ देते हैं यहाँ पर, और हम लोग इकट्ठे ही यहाँ पे रहते हैं, और हम मिलजुल के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंजाम देते हैं। और वो भी मुझे लगता है उतना ही खुश है जितना मैं खुश रहता हूँ यहाँ पे। तो सर तो अभी है नहीं इधर, तो हम उनसे तो बात कर नहीं पाएंगे, बट आप बताएं कि आप दोनों कैसे मैनेज करते हो उसको, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब हम देखते हैं कि एक ही घर में 2 भाई साथ में रहना, मतलब लड़ाइयाँ होती है, काफ़ी कुछ जैसे सोच नहीं मिलती है, तो काफ़ी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो, और इतने टाइम तक आप कैसे साथ में, वो भी एक ही उस पे काम कर रहे हो? तो काम थोड़ा मतलब डिफरेंट तो है, लेकिन और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते। मेरे ख्याल से डिफरेंस ओपिनियन उतने ही ज़रूरी हैं जितनी कोई और चीज़ है बिजनेस में। तो हम लोगों ने वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी बांटी हुई हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, मतलब फील्ड पे जितना भी काम होता है तो हमारे छोटे ब्रदर देखते हैं, और जितने भी कस्टमर कॉन्टैक्ट्स हैं, कंज्यूमर से बात करना, कंज्यूमर लिंक्स, कंज्यूमर
कम्युनिकेशंस, वो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे पास है। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, और क्योंकि वो ऑपरेशंस में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन जाता है जब हम सेपरेट एरियाज को हैंडल करते हैं, और एक अच्छा टीम वर्क हो जाता है। बस यही कहूँगा। ठीक है सर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने पूरा टूर करवाया अपने फार्म का। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आप इतना कुछ कर रहे हो यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी चली हुई है साथ में, और स्पेशली वो रोजमेरी वाला वो मेरे लिए नया था, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो मैंने ऑलरेडी मतलब देखा ही है और सुना भी है। तो रोजमेरी वाला वो मैंने फर्स्ट टाइम वो किया था, तो काफ़ी नॉलेज भी मिला आपसे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। माई प्लेजर, एंड आई मस्ट ऑल्सो थैंक यू, बिकॉज मेरा एक मानना है कि आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये अगर लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाए, शायद कुछ लोग मेरी तरह कुछ ना कुछ ऐसा कोई इनिशिएटिव करना चाहे। मैं समझता हूँ कि उसकी भी लिमिटेशन है, हर कोई नहीं कर सकता। शायद मैं लकी हूँ तो इसलिए कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये आग्रह है कि जो लोग भी कहते हैं लकी होना चाहते हैं, जो हैप्पीनेस को अपने लिए एक हाई प्रायोरिटी समझते हैं, तो उनको कुछ ऐसे ही चीज़ों में रिटायरमेंट के बाद में ज़रूर अपने आप को एंगेज करना चाहिए, और एक खुशी खुशी जो अपनी आखिरी जो इनिंग्स है उसको खेला जाए, और उसके बाद देखें क्या वो रहता है अंत। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।